हाईवे नंबर 3 जो कि मेन सिटी और जीतपुर को जोड़ता था वो जंगल से होते हुए गुजरता था, क्योंकि महानगर यानी कि मेन सिटी और जीतपुर बड़े ही मेन सिटी थे। इसलिए ये हाईवे अक्सर गाड़ियों से लदा रहता था। दिन में तो महज 2 घंटे का ही सफ़र 5 घंटे का हो जाता था, इतना ट्रैफिक होता था यहाँ। पर रात की बात अलग थी। रात को ज़्यादातर मुसाफिर थोड़े लंबे हाईवे नंबर 4 से सफ़र किया करते थे। इसका कारण था रहस्यमयी घटनाएं और दुर्घटनाएं जो हाईवे नंबर 3 पर अक्सर हुआ करती थी रात को। इसी वजह से पूरे देश में ये हाईवे भूतिया हाईवे के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसे वाहन चालकों की गलतियों का नतीजा भी मानते थे। इन सब के बाद भी नमन ने इसी हाईवे से जाने का फैसला लिया। रात को क्योंकि यहाँ हाईवे नंबर 4 के मुकाबले काफ़ी कम गाड़ियाँ होती थी और यह हाईवे नंबर 4 से छोटा भी था, इसलिए समय बचाने के लिए नमन ने हाईवे नंबर 3 चुन लिया। ऐसे कोई ख़ास कारण नहीं था, बस उसे जल्द से जल्द मेन सिटी पहुंचना था। सुनसान सड़क थी, इसलिए नमन बड़ी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाए जा रहा था। तभी सामने सड़क पर उसे 2 चमकती आंखें दिखी जो शायद किसी जानवर की थी। नमन ने झट से हॉर्न बजाया, पर वो जीव या फिर वो जो कुछ भी था वो वहाँ से हटा ही नहीं। क्योंकि गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, इसलिए अचानक ब्रेक भी नहीं लगा सकते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी को मोड़ना सही समझा। पर फिर नमन ने अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और वो सीधे एक पेड़ से जा टकराई। गाड़ी के आगे के हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ, पर नमन बाल बाल बचा। टूटे हुए कांच की वजह से उसके चेहरे पर एक जगह चोट आई थी। नमन फौरन अपनी गाड़ी से उतरा और उसने अपनी गाड़ी का जायज़ा लिया। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उसकी गाड़ी अब पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। उसने गुस्से से सड़क की ओर देखा जहां वो जानवर था, जिसकी वजह से वो लगभग मरने ही वाला था। वो जानवर एक काली बिल्ली थी, जिसकी चमकती आंखें नमन को ही गुस्से से देखे जा रहे थे, मानो वो उसे खाना चाहती हो। नमन ने गुस्से में पास में पड़ा पत्थर उठाकर उस बिल्ली पर फेंका। बिल्ली वहां से भाग निकली। नमन ने अपना फ़ोन निकाला और मैप पर अपनी लोकेशन देखी। वो मेन सिटी से अभी भी आधे रास्ते दूर था। चलकर जाने का विचार आया उसे, पर फिर उसने वो विचार त्याग दिया, क्योंकि वो जानता था कि हाईवे नंबर 3 पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को ठोक चुके होते हैं। फिर लूट मार का भी तो डर बना रहता है। ऐसे ही सुनसान इलाकों में लूट मार वाले गिरोह छुपे रहते हैं। इसलिए नमन ने पास ही में एक गैरेज का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन किया, पर फिर उसे पता चला कि रात को वो गैरेज बंद रहता है। उसने टैक्सी बुक करने की सोची, पर कोई भी टैक्सी सर्विस उस इलाके के आसपास मौजूद नहीं थे। थक हार कर नमन ने लिफ्ट मांगने का ही फैसला लिया और वो खड़ा हो गया लिफ्ट मांगने की मुद्रा में। भले ही सुनसान सड़क थी, पर वहाँ हर 5 से 10 मिनट में कुछ गाड़ियाँ ज़रूर गुजर रहे थे। नमन ने लिफ्ट मांगने की भरपूर कोशिश की, पर सभी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आगे निकल गईं। आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद जाकर एक काली गाड़ी आकर रुकी, जिसके ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा देख उसे ही मुस्कुरा रहा था। वो आदमी करीब 35 से 40 साल के बीच का रहा होगा। हल्की दाढ़ी जो काले और सफ़ेद बालों की थी, और उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ काले रंग के कपड़े पहन रखे थे।
काली टोपी, काला सूट और काली पैंट और शायद काले जूते। नमन जूते नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था। वो काली गाड़ी भी बहुत ही विचित्र थे। वो थी तो लेमोजीन जितनी लंबी, पर पीछे एक अजीब सा कंपार्टमेंट बना हुआ था। नमन को थोड़ा अजीब तो लगा उस आदमी को देख, और उसे लगा कि शायद उसे यहाँ से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। पर फिर वो पूरी रात वहाँ जंगल के बीचों बीच नहीं रहना चाहता था। नमन उस आदमी के करीब जाकर बोला, जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, क्या आप मुझे। इससे पहले नमन अपनी पूरी बात बोल पाता, वो अनजान आदमी बोल पड़ा, आपको कहाँ जाना है मुझे पता है, हमारी मंजिल तो एक ही है। ये सुनकर नमन चौंक गया और वो थोड़ा घबरा गया। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ये रास्ता तो मेन सिटी तक ही जाता है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपको भी वहीं जाना होगा शायद, इसलिए आप लिफ्ट मांग रहे हैं, है ना। नमन ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर वो आदमी बोला, आइए पीछे बैठ जाइए। ये सुनकर नमन ने गाड़ी का बीच वाला दरवाज़ा खोला और जैसे ही बैठने गया कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, सुनिए जरा, रुकिए, मुझे भी लिफ्ट चाहिए। नमन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जवान लड़का था, करीब 18-19 साल का। उसने हरे रंग की जैकेट पहन रखे थे, अंदर नीली शर्ट और नीली जीन्स, गले में सफ़ेद हेडफोन थे और कान में एक बाली थी क्रॉस वाली। लड़का दिखने में अच्छा था। वो दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से बोला, प्लीज़ क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे, मुझे मेन सिटी तक जाना है। गाड़ी वाला आदमी गंभीर आवाज़ में बोला, माफ़ करना, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता। ये सुनकर वो लड़का निराश हो गया और नमन थोड़ा विचलित। नमन खुश था कि उस सुनसान सड़क पर एक साथी पाकर। उसे वो गाड़ी और उसका ड्राइवर कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो लड़का बोला, पर क्यों सर, अगर आप मेन सिटी नहीं जा रहे तो कम से कम बस स्टॉप तक ही छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से बस पकड़ लूँगा। ड्राइवर ने दोबारा गंभीर आवाज़ में कहा, माफ़ करना, पर हमारे साथ आप नहीं आ सकते। ये जवाब पाकर लड़का और विनती करने लग गया। तभी नमन ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, सर आप मुझे मेन सिटी तक तो छोड़ ही रहे हैं, तो फिर इसे भी छोड़ ही दीजिए, इसे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो ड्राइवर बोला, क्योंकि रात में एक सुनसान सड़क पर एक अनजान लड़के को लिफ्ट देना मुझे सही नहीं लग रहा। ये लड़का भला ही अकेले है, मगर मुझे ये कोई ठीक नहीं लग रहा। इस पर नमन बोला, अनजान तो मैं भी हूँ, पर आप मुझे तो लेकर जा रहे हैं। तो इस पर ड्राइवर बोला, तुम्हारी कार वहाँ दुर्घटनाग्रस्त पड़ी है, जो बताती है कि तुम यहाँ मजबूरी की वजह से लिफ्ट मांग रहे हो, और ये मुझे कोई संदिग्ध आदमी लगता है। तभी उस लड़के ने अपना आईडी निकाल कर दिया और कहा, मैं कोई संदिग्ध नहीं हूँ, ये लीजिए मेरी कॉलेज आईडी, मैं यहाँ मेन सिटी में हाई स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा नाम वसंत है, मैं तो यहाँ बस वीडियोस बनाने आया था। अपने मोबाइल पर वो अपना चैनल दिखाते हुए बोला, ये देखिए, ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, मैं तो बस भूतिया जगहों पर जाता हूँ और उनकी वीडियोस बनाता हूँ। फिर बसंत ने अपने मोबाइल पर उसे कुछ वीडियोस दिखाए। आखिर में वो ड्राइवर मान गया और नमन और बसंत बैठ गए जाकर गाड़ी में। उनके बैठते ही उस आदमी ने गाड़ी शुरू कर दी और रफ्तार के साथ गाड़ी भगाने लगा। नमन और बसंत दोनों की नज़र ही अपने पीछे पड़ी, जहाँ एक सीट की जगह पर काफ़ी खाली जगह थी, जिसमें एक ताबूत नुमा आयताकार बक्सा था लकड़ी का,
जिज्ञासावश बसंत ने ड्राइवर से पूछ ही लिया कि उस ताबूत और उस अजीब से गाड़ी के बारे में, जिस पर ड्राइवर भावहीन आवाज में बोला, मैं मरे हुए लोगों को ले जाने का काम करता हूँ, जो खुद नहीं जा सकते अपनी मंजिल पर। ये सुनकर बसंत और नमन दोनों ही चौंक गए। रियर व्यू मिरर में दोनों की शक्ल देखकर ड्राइवर हंसते हुए बोला, तुम दोनों डर गए ना? मैं एक अंडरटेकर हूँ। मैं पैराडाइज फ्यूनरल, ईसाइयों का जो अंतिम संस्कार है वहीं पर मैं सर्विस में काम करता हूँ और मेन सिटी और आसपास के सभी शहरों का इंचार्ज हूँ। इस तरह के गाड़ी को फ्यूनरल कार कहते हैं और ख़ास तौर पर लाशों के लिए ये गाड़ियाँ डिज़ाइन होती हैं। जीतपुर से अशोक कुमार के लाश को ले जा रहा हूँ। उस ताबूत में एक लाश है। उस कार में उन्हीं के साथ एक लाश है। ये सुनकर दोनों और डर गए। फिर नमन जिज्ञासा करके उस ड्राइवर से पूछा, लेकिन अशोक कुमार साहब की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी और वो ईसाई भी तो नहीं थे, तो फिर? ड्राइवर हंसते हुए बोला, अभिनेता अशोक कुमार नहीं, जिन लाशों की पहचान अनजान होती है उन्हें हमारे देश में अशोक कुमार के नाम दिया जाता है। जैसे कि बाहर के देशों में जेन डो बोला जाता है, वैसे यहाँ पर अशोक कुमार। बसंत दुखी होकर बोला, बेचारा, क्या पता था इसे कि ये मरने वाला है और मरने के बाद एक बेनाम कब्र मिलेगी इसे। शायद इसकी रूह भटकेगी इसी गम में। नमन भी बोला, किसकी मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं रहता। मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर ड्राइवर बोला, सही कहा तुमने नमन, मौत से कोई नहीं बच सकता, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये किस्मत कह लो या फिर भगवान की कृपा, मौत के फंदे से लोग निकल आते हैं, जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ। बसंत ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और वहीं नमन चौंक गया बुरी तरह से। जहाँ तक उसे याद था, नमन ने उसे ड्राइवर को कभी अपना नाम बताया ही नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला? तभी ड्राइवर ने दोबारा कहा, समझे नहीं नमन? अभी समझाता हूँ। अभी कुछ घंटे पहले जो तुम्हारे कार की दुर्घटना हुई थी उसी में तुम्हारा मरना तय था। बस किस्मत की वजह से तुम बच गए। नमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे पहले से तुम पर थोड़ा शक था, अब तो पक्का साबित हो गया कि तुम कोई साइको हो। रोको, गाड़ी रोको अभी, हमें यहीं उतरने दो। पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसने गाड़ी की रफ्तार को और भी बढ़ा दिया। फिर वो सर्द आवाज में बोला, तुम्हें मरना होगा नमन, क्योंकि तुम्हारा मरना तय था। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बसंत डर के मारे कांपने लग गया और नमन ने भी ये सुनकर कुछ पल के लिए अपने होश खो दिए। पर तभी वो बसंत को बोला, ऐसे बैठे मत रहो, ये आदमी पागल लग रहा है, ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। तो बसंत बोला, तो क्या कूद जाए गाड़ी से? तो इस पर नमन बोला, पागलों जैसी बात मत करो, गाड़ी फिलहाल 100 की रफ्तार में चल रही है। अगर ऐसे कूदें तो मौत तय है। हमें इससे गाड़ी का कंट्रोल छीनने की कोशिश करना होगा। नमन, जो कि ड्राइवर के ठीक पीछे था, उसने ड्राइवर को पीछे से पकड़ लिया। वहीं बसंत आगे की सीट पर जा गया और ड्राइवर से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश करने लगा। तीनों में काफ़ी जद्दोजहद हुई और वो गाड़ी सड़क पर आड़ा तिरछा जिगजैग करने लगी। ड्राइवर ने भी काफ़ी मुकाबला किया और फिर खुद को नमन के हाथों से आज़ाद कर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर कूद गया। दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या उनके सामने। पर ये समय इन सब बातों का नहीं था।
नमन तेजी से ड्राइविंग सीट पर आ गया और उसने गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। दोनों के मन में विचार आया कि गाड़ी घुमा कर देख लें कि कहीं ड्राइवर मरा तो नहीं। फिर उन्होंने आगे बढ़ने की ही सोची। दोनों ने तय किया कि जैसे ही कोई पुलिस थाना मिलता है वो वहाँ इन सब घटनाओं के बारे में बता देंगे। दोनों को ये भी लगा कि पीछे उस ताबूत में रखा शव किसी अशोक कुमार या अनजान आदमी का नहीं, बल्कि ड्राइवर के ही पहले शिकार है। और शायद ये दोनों भी एक लाश की तरह इसी ताबूत में अशोक कुमार के नाम से जाने वाले थे। तभी नमन और बसंत को गाड़ी के पीछे से अजीब आवाज़ें आने लगी, किसी चीज़ के टकराने की। और जब नमन की नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो इसका दिल मानो एक पल के लिए रुक गया। उस ताबूत में रखा शव ताबूत को तोड़कर बाहर निकलकर बैठ गया। ये नज़ारा देख बसंत जोरों से चीख पड़ा और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या भला है, बस आज कैसे भी करके बचा लो। फिर वो पागलों की तरह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है। वहीं नमन की पूरी हवा टाइट थी, उसकी धड़कन तेजी से जोरों से धड़क रहे थे। वो पसीने से भीग चुका था और उसे अजीब सा लगने लगा था। तभी उसे ख्याल आया और उसने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया और वो बसंत से बोला, जल्दी से खो जाओ, जल्दी। बसंत ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसमें कूदने की हिम्मत नहीं हो रहे थे। नमन भी अपनी सीट बेल्ट खोल चुका था कि तभी वो लाश अपने ताबूत से बाहर आ निकली और उसने पीछे से नमन की गर्दन पकड़ ली ज़ोरों से। ये देख बसंत उसे बचाने आया तो नमन चिल्ला कर बोला, तुम जल्दी कूद जाओ यहाँ से, मैं इसे संभाल लूँगा। पर बसंत तभी भी डरा हुआ था। वो गाड़ी के दरवाजे पर कूदने को तैयार ही नहीं था, पर फिर वो रुक जाता बार बार। पर फिर नमन ने अपने बाएं हाथ से ज़ोरदार धक्का दिया बसंत को, जिस कारण वो गाड़ी से बाहर गिर गया और सड़क से बुरी तरह से जा टकराया और लुढ़कते हुए सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच गया और वो चोटिल हो गया। वहीं नमन पूरी ताकत के साथ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह ऐसा कर नहीं पाया। तभी नमन के सामने बोनट पर वही बिल्ली, वही काली बिल्ली चमकीली आंखों के साथ नमन को ही घूरे जा रहे थे। तभी एकदम से नमन की कार वहीं पास ही में नियंत्रण खोकर एक पेड़ से जा टकराई। इधर बसंत सड़क पर पड़े पड़े ही बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुले तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसके बेड के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे। बसंत ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी तो इस पर वो दोनों पुलिस वाले आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने बसंत से कहा, तुम्हारी कहानी तो सही है, मगर वो जो फ्यूनरल कार थी उसमें सिर्फ हमें एक बॉडी ही मिली, नमन की बॉडी। बाकी ना तो उसमें कोई ताबूत था और ना ही कोई लाश। और हाँ, कुछ पहले एक बॉडी और मिली है जस्टिन की, वो एक फ्यूनरल होम का डायरेक्टर था, उसकी भी बॉडी मिली है। तो तुम्हारी कहानी में कुछ गड़बड़ी है। तो इस पर बसंत ने कहा, पर सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मुझे पूरा याद है। उस गाड़ी में एक ताबूत था और उसमें एक बॉडी भी थी, मगर वो बॉडी कभी किसी को नहीं मिली। उस रात क्या हुआ ये तो भगवान जाने,
मगर किसी तरह से बसंत की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नज़र आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो
लोहे के रॉड है ना, उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।